हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस आज की क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान, जो आपके सीटेट पेपर 2 के लिए जो पूछा जाता है सब्जेक्ट, एसएसटी जो बोलते हैं आप, सामाजिक विज्ञान। तो उसके संबंध में हम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इसके और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लद्दाख में पाए जाने वाले गमफास डैश डैश हैं, यानी लद्दाख में जो पाए जाते हैं, गमपास बोलते हैं उनको, वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए बौद्ध विहार या मंदिर, बी बकरी की प्रजाति या किस्म, या सी साल की किस्म, या डी बौद्ध भिक्षु। तो देखिए, लद्दाख में जो पाए जाने वाले गमपास होते हैं वो होते हैं आपके बौद्ध विहार। जो मंदिर होते हैं उनको बौद्ध विहार बोल सकते हैं, बौद्ध मंदिर जो होते हैं उनको गमपास कहा जाता है लद्दाख में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी ऊर्जा, सी यातायात, या डी इस्पात। तो देखिए, कौन सा उद्योग है जो आजकल की जो मॉडर्न उद्योग है उसकी रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इस्पात, यानी इस्पात मतलब लोहे को बोलते हैं। तो इस्पात जो उद्योग है, आजकल का जो आधुनिक उद्योग है, उनकी रीढ़ की हड्डी कहलाता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल ईंधन है वो पूछा आपसे। ऑप्शन ए सीएनजी, बी पीएनजी, सी एलपीजी, या डी केजी6। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जो सीएनजी है आपका, ये प्रसिद्ध आपका पर्यावरण या अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है ये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बैरोमीटर का प्रयोग डैश डैश होता है? ऑप्शन ए वर्षा मापने के लिए, बी तापमान को मापने के लिए, सी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, या डी समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो देखिए, बैरोमीटर जो होता है उसका उपयोग होता है आपका वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, यानी कि वायुमंडलीय दाब कितना है उसको मापा जाता है आपका बैरोमीटर की सहायता से। बैरोमीटर एक यंत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश डैश में आए। भाई, जो ईसा मसीह थे उनका शिष्य थे वो सेंट थॉमस जो थे, वो कहाँ आए थे? ऐसा मान्यता है कि वो कहाँ आए थे। ऑप्शन ए गोवा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, या डी केरल। तो देखिए, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केरल। ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस थे वो आपका केरल राज्य में आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जूलू क्या है? अब जो जूलू है भाई, ये क्या है एक तरह का? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, बी दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, सी दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु, या डी दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो जूलू है वो दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति होती है और दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा भी होती है। ठीक है, तो जूलू है वो दक्षिण अफ्रीका की जनजाति भी है और भाषा भी है। यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प सही हैं, ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें जो आपका आयोग ने आंसर माना था, इन दोनों को ही सही माना था, क्योंकि ये दोनों सही हैं। दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति भी होती है और एक उसकी भाषा भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, ए और बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुसार राज्य कितने अंग हैं? जो हमारा संविधान है उसके अनुसार राज्य जो होता है उसके कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, या डी 5। तो देखिए, संविधान के अनुसार जो राज्य के अंग होते हैं वो होते हैं आपके तीन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो होती है आपकी विधायिका, ठीक है, एक आती है आपकी विधायिका, एक होती है आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कार्य वगैरह देखती है, और एक होती है आपकी न्यायपालिका। ठीक है फ्रेंड्स, जो न्याय वगैरह कोर्ट वगैरह जो होते हैं, न्यायपालिका। देखिए, जो संविधान में राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका नंबर 1, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, संघवाद से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, बी देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, सी केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, या डी न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो देखिए, संघवाद होता है, संघवाद से तात्पर्य होता है कि देश को चलाने के लिए
राज्यों का एक संघ होना चाहिए, उसको आप संघवाद कहते हैं। जैसे हमारा भारत राज्य है, राज्यों का एक संघ ही तो है भाई, 28 राज्य है और 7 के 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के आपका एक संघ बनाते हैं, तो उसी को हमारा भारत देश है, तो वो राज्यों का एक संघ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी उसको संघवाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो उससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। अभी देखिए, कोई राज्य है, उस राज्य का जो नेता है वो यह तय करता है कि उसके राज्य के अंतर्गत किसी भी दूसरे बाहर राज्य से आने वाले जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, तो उससे मौलिक अधिकार का कौन सा उल्लंघन होता है। ऑप्शन ए समानता, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए वहां पर जो उल्लंघन होगा वो होगा आपका स्वतंत्रता के अधिकार का। जो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा ये कहता है कि हमारा जो भारत देश के अंतर्गत व्यक्ति को कहीं भी जाने की आज़ादी है, भाई वो किसी भी राज्य में जाए, उसको स्वतंत्रता है पूरी। अब दूसरा राजनेता बोल रहा है कि उसके राज्य में काम नहीं करने देगा, नहीं आने देगा, तो वो आपके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा में अधिकतम डैश डैश हो सकते हैं। ऑप्शन ए 225 सदस्य, बी 235 सदस्य, सी 245 सदस्य, या डी 260 सदस्य। तो देखिए राज्यसभा में अधिकतम आपके 245 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं फ्रेंड्स? 245 मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा आपका सदन का सबसे उच्च सदन होता है, निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि भाई हमारी जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, जो हमारा संविधानिक व्यवस्था है, उसमें संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। वो क्यों हैं, किस लिए हैं? ऑप्शन ए, इसे कानून बनाने की अनुमति प्राप्त होती है, बी इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, सी यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, या ऑप्शन नंबर डी संसद में सभी निहित शक्तियां प्रदान हैं। तो देखिए वो इसलिए है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है ना। जो आपके जो भी आप नेता वगैरह चुनते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको जनप्रतिनिधि तो कहा जाता है, जन प्रतिनिधि। अब आपके विधायक होते हैं, विधायक साहब हो गए, सांसद साहब हो गए आपके, है ना, तो इन सभी को एमएलसी हो गए आपके, तो राज्यसभा सांसद हो गए, ये सभी आपके जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ये संसद जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश डैश है, यानी जो कार्यपालिका है हमारी भारतीय जनतंत्र की, उसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए अधिनियम बनाना, बी संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, सी प्रधानमंत्री को चुनना, या डी राष्ट्रपति को चुनना। तो देखिए भारत में जो कार्यकारी या कार्यपालिका है हमारी, उसका कार्य है आपका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, यानी कि जो भी संसद ने नए कानून बनाए हैं, नए अधिनियम बनाए हैं, नए एक्ट बनाए हैं, उनको लागू करना वो हमारी कार्यपालिका का कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, यानी कि जो आजकल एमडीएम चलता है स्कूलों में, उसके बारे में क्वेश्चन है कि भाई जो एमडीएम है उसके बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्न में से कौन सा इनमें से एक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सकारात्मक प्रभाव वो नहीं है, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए, विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई, बी जाति पूर्वाग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई, या सी अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उनका पेट खाली नहीं है, भाई वो खाना खाते हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है, वो जो गलत जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाई निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। यही आपका जो सकारात्मक प्रभाव नहीं है, ये आपका नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है निर्धन बच्चे ही परीक्षा में अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये तो एक तो गलत बात हो गई। भाई जो आपके अमीर वर्ग से आते हैं या मध्यम वर्गीय बच्चे हैं वो भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं आजकल, तो ये जवाब हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश डैश कहा जाता है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, उसमें उपयोग होने वाली एक विधि
जिसमें आपने बच्चों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहा कि एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए स्व आकलन, बी समाजमितीय तकनीक, सी केस अध्ययन या डी मनोमितीय तकनीक। तो देखिए उसको कहा जाएगा आपका समाजमितीय तकनीक। जो आपकी समाजमितीय तकनीक होती है वो यही होती है कि एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए उसको समाजमितीय तकनीक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? ऑप्शन ए अभिसारी, बी उत्पादक, सी मनन या डी निगमन। अब देखिए सृजनात्मक चिंतन क्या होता है भाई? भाई सृजनात्मक एक शब्द है क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मकता होती है इसका अर्थ होता है कि भाई कोई नवीन विचारों की उत्पत्ति करना, मौलिकता लाना, आपकी विचारों की अभिव्यक्ति हो और आप जो भी कोई भी समस्या है उसको विभिन्न तरीके से हल कर पाने की क्षमता रखते हो। तो एक ही बिंदु पर ना सोच करके विभिन्न तरीकों पर सोचा जाना आपका सृजनात्मक चिंतन होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका उत्पादकता से संबंधित, यानी कि प्रोडक्टिविटी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? भाई आप समवयस्क अधिगम के लिए इनमें से किसको चुनेंगे? ऑप्शन ए नाटक, बी कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, सी केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता या डी शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो देखिए आप जब अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे वो करेंगे आप नाटक। नाटक के तहत जो समवयस्क अधिगम होगा वो अच्छे तरीके से होगा। एक आप कोई भी नाटक दे दीजिए भाई, उसमें अलग अलग रोल निभाएंगे बच्चे, उसमें आपसी सहयोग की भावना विकसित होगी, उनसे सीख मिलेगी, उनके मूल्यों को विकसित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है। ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है। या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के बारे में यहाँ पर सही कथन चुनना था, तो सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपसे? सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक विश्लेषणात्मक सोच और सृजनात्मकता की भाई नवीन विचारों की उत्पत्ति हो, मौलिकता हो, नमनीयता हो, विचारों में प्रवाहता हो, तो वो उसकी नींव रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है आधार पत्र डैश डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए खुली पुस्तक परीक्षा, बी सतत आकलन, सी परीक्षा निष्पादन या डी परीक्षा के बैठने के लचीली व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सतत आकलन, यानी कि आपने सीसीई जरूर सुना होगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है आपका, वो सतत आकलन के लिए एनसीएफ का आधार पत्र बल देता है कि बच्चों का सतत आकलन करते जाइए। जैसे ही आप कोई चीज़ पढ़ाएं उसके बाद उनका शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही आकलन करते जाइए, तो उससे जो बच्चों की अधिगम होगा वो इफेक्टिव होगा, बच्चों का जो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश डैश कही जाती है। ऑप्शन ए विश्लेषण, बी प्रतिपादन, सी निगमन या डी मस्तिष्क आलोचन। तो देखिए अवलोकनीय कोई तथ्य हैं उनसे आपको निष्कर्ष निकालना है आपको, तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है आपका निगमन प्रक्रिया। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? निगमन कहा जाता है। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष को निकालना आपका निगमन प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? ऑप्शन ए परियोजना कार्य, बी समूह चर्चा, सी किताब पढ़ना या डी निबंध लिखना। तो देखिए नियमों, विनियमों और मूल्यों को सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देना है वो आप सब हो सकता है कि आप समूह चर्चा कराइए, समूह में चर्चा करेंगे बच्चे आपस में, तो उनसे आपका नियम, विनियम और सामाजिक मूल्य वो आपसे बढ़ेंगे, एक दूसरे से आप ज्ञान की जो बांटेंगे वो, तो उससे मूल्यों का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।